नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राइमरी वर्ग हो, 6 से लेकर 8 हो, 9, 10 हो या 11, 12, सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं जीएस के प्रश्नों के लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज के इस प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री से ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पिछली परीक्षा में भी 7 से 8 प्रश्न, लगभग 8 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो चलिए हम इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और पहला प्रश्न है कि कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। यानी कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किस जगह को बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान की राजधानी की बात की जाए तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और साथियों, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में फ्रांसीसियों से ही प्रेरित होकर एक क्लब की स्थापना की थी। नाम क्या था? जैकोबिन क्लब। क्या नाम था साथियों? जैकोबिन क्लब की स्थापना की और साथ ही साथ स्वतंत्रता के वृक्ष को भी लगाया था। और टीपू की वीरता से प्रभावित होकर, टीपू सुल्तान एक वीर योद्धा था साथियों, तो वीरता से प्रभावित होकर टीपू के पिता कौन थे? हैदर अली। तो हैदर अली ने टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि आप लोग को पता होना चाहिए? शेर-ए मैसूर। ये उपाधि टीपू सुल्तान को मिली। किससे मिली? अपने पिता यानी कि हैदर अली से मिली थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो साथियों, जो कोहिनूर हीरा है रणजीत सिंह ने जो प्राप्त किया था वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। और जो रणजीत सिंह थे, इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि ये सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल था, नाम था सुकर चकिया। तो सुकर चकिया से संबंधित है। साथियों, जो कोहिनूर हीरा है ये एक श्रापित हीरा भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जिसके जिसके पास ये हीरा गया उसका दिन खराब हो गया, वो बर्बाद हो गया, धीरे धीरे उसका नाश हो गया कह सकते हैं। और तो इसे एक श्रापित हीरा भी इतिहासकार मानते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? प्लासी का युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। अंग्रेजों की नींव इसी युद्ध के साथ पड़ी थी। अब पूरी तरह से अंग्रेज मजबूत हुए थे बक्सर के युद्ध के बाद। तो कब लड़ा गया था ये? 1757 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है पलासी, तो यहाँ पर युद्ध होता है। हमें बताना है कि इसमें से अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कब साथियों? 23 जून, ये पूरा डेट है। कब हुआ था? 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 22 मील की दूर पर स्थित प्लासी नामक जगह पर, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर हुआ था। साथियों, एक तरफ तो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सेना थी, दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब और उनकी सेना सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से। कौन था साथियों? तो रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेना नायक था और इसने क्या किया कि नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। आप लोग ध्यान देंगे, सिराजुद्दौला पराजित हुआ। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद निजाम ने कभी बगावत नहीं की। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 दीवानी प्रदान की। कहाँ कहाँ की? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। हमें बताना है कि कब प्रदान की, इसका डेट पूरा बताना है साथियों। तो डेट है 12 अगस्त 1765। ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1765। 1765 आपको याद होगा, इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। तो 12 अगस्त पूरा डेट है। 12 अगस्त 1765 में तीनों की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई थी। बदले में क्या मिला? बदले में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए दी थी। कितना? 26 लाख। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? जब संधि हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को उपदीवान बनाया। किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये जो संधि है टीपू सुल्तान के साथ में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, कौन सा? जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ? टीपू सुल्तान विवश हो गए। भाई जब किले पर ही अधिकार कर लिया गया तो टीपू सुल्तान विवश हो गए और उन्होंने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करी। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। संधि के अनुसार क्या किया गया साथियों कि टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। आगे है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? पूरा डेट हमें बताना है। 22 अक्टूबर 1764। 1764 तो सभी याद किए होंगे, तो 1764 तो सब जानते हैं, लेकिन हमें पूरा डेट बताना है। तो अक्टूबर में 22 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा 22 अक्टूबर है 22 यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। किसने? मुनरो। किसने साथियों? हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया था। किसने? बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है साथियों, यह हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, महालवाड़ी का प्रस्ताव सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी द्वारा ही लाया गया है। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो अपने उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में और पंजाब में सबसे पहले लागू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। नाम आपको याद रखना चाहिए, हॉल्ट मैकेंजी। म से महालवाड़ी, म से मैकेंजी, याद रखेंगे महालवाड़ी मैकेंजी। बार बार पूछा जाता है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? कौन सा व्यवस्था था? वो था स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी। क्या किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित, पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये संबंधित है स्थायी बंदोबस्त से। कौन? कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें क्या था कि जो भूमि यानी जमीन है इसका स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया। किसे बना दिया गया? बताइए, किसानों को न बनाकर जमींदारों को बना दिया गया। इस प्रकार से किसान भूमिहीन हो गए, उनके पास जमीन ही नहीं बचा, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गई। भाई जब किसानों के पास जमीन ही नहीं बची खेती करने के लिए और पूरा अधिकार हो गया जमींदारों का, तो मजबूरन न चाहते हुए भी किसान क्या किए कि आश्रित हो गए, निर्भर हो गए पूरी तरह जमींदारों, और जमींदारों के एक प्रकार से गुलाम हो गए। फिर जमींदारों के जो खेत हुआ करते थे उन पर खेती किसानों द्वारा की जाने लगी थी। आगे की रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई कहाँ पे? तो अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक रूप की बात की जाए, तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और तमिलनाडु का एक जिला है बारामहल जिला, यहाँ से प्रारंभ हुई साथी, और टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो। आगे की भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? किसके द्वारा मांग की गई थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो एक भयंकर अकाल पड़ा था साथियों, और वो सन था 1876 से 1878, 2 साल के लिए। कब? 1876 से लेकर 78। ये एक बड़ा ही विकट समय था, बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। इसमें जो अकाल पड़ा था, आप समझ सकते हैं कि इसमें इस अकाल से लगभग 50 लाख व्यक्ति मारे गए। कितनी बड़ी संख्या है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भीषण अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र जो था मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कुछ भाग, पंजाब का भी कुछ क्षेत्र इससे प्रभावित था। आगे की भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों पर एक अकाल संहिता तैयार की गई 1883 में। कब?
1883, यानी कांग्रेस की स्थापना के 2 वर्ष पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ठीक 2 वर्ष पूर्व ही एक अकाल संहिता की स्थापना की गई थी, तैयार की गई थी साथियों 1883 में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो मद्रास में पूछा जा रहा है, तो हमारा जो सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर बी। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो, मद्रास में मुनरो था जिसने क्या किया, रैयतवाड़ी पद्धति को शुरुआत कर दिया। तो थॉमस मुनरो आपको नाम याद होना चाहिए। रैयतवाड़ी में होता क्या है, किसान जो है भूमि स्वामी होता था, माने जमीन का मालिक कोई और नहीं किसान ही होगा, रैयत यानी किसान, तो रैयतवाड़ी किसानों से संबंधित है। और जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, कौन सा है? अभी हमने बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था। ध्यान देंगे, जब भी किसानों को मालिक बताया जाएगा जमीन का तो वो व्यवस्था होगा रैयतवाड़ी। रैयत यानी किसान, रैयत से आप किसानों का अर्थ निकाल सकते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी जिसमें कि भूमि का स्वामी किसान ही होता था। अब महालवाड़ी जब आई तो क्या हुआ कि जमींदारों को मालिक बना दिया गया, जिससे किसान जो है भूमिहीन हो गए। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो किसने किया? जमींदार ही करेंगे, क्योंकि जमींदार के पास पूरा जमीन के मालिक वे हो गए, किसान हो गए जमीन से वंचित यानी भूमिहीन, तो मजबूरन उन्हें जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ा, उनकी गुलामी करनी पड़ी। और सबसे ज़्यादा शोषण भी जमींदारों ने ही किसानों का किया था साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन स्थापित की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये काम हुआ। 3 काम इसने महत्वपूर्ण किया, ध्यान दीजिएगा। रेल, डाक, तार। डाक में तार व्यवस्था जो है, मतलब जो डाक व्यवस्था थी, पोस्टल व्यवस्था थी, इसमें स्पीड से यानी कि जल्दी सूचना पहुंचने के लिए तार की व्यवस्था की गई। पहले तार आता था तो साथियों, और रेलवे लाइन भी सबसे पहले इसी के समय में बिछी थी। मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में पहली रेल चली थी। कब? 1853 में पहली रेल भी चली थी। और आप लोग ध्यान देंगे तो जो प्रारंभ करता था वो था लॉर्ड डलहौजी, लेकिन भारत में रेलवे लाइन को सबसे ज़्यादा बिछाने का कार्य किसने किया, यानी इसको फैलाया कौन, इसका विकास कौन किया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे ज़्यादा इसका विकास होता है। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? किसके साथ किया गया साथियों? तो जमींदारों के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, पूरा जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना यानी निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो उच्च तट कर, जो कर टैक्स लगा था ज्यादा लगने के कारण, ये इसका एक कारण था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप लोग याद रखेंगे पॉवर्टी, पावर से आप याद रख सकते हैं, शक्ति किसके हाथों में थी? दादा भाई कहते हैं दादा के हाथों में, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं साथियों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको हम जानते हैं। इन्होंने ही लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।